भारत का महा आर्थिक संकट। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। भारत पर आने वाला संकट, ये खबर आप गंभीरता से देखें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साझा करें, जिससे ये हर व्यक्ति तक खबर पहुंच सके और सरकार जनता की बात को ध्यानपूर्वक सुन सके। भारत में आर्थिक मंदी जिस तरह से सामने आ रही है, जिसमें अर्थतंत्र के सारे संस्थान डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने लाखों करोड़ रुपया शेयर बाजार में डाला। वह रुपया भी मुनाफा वसूली में शेयर बाजार से बाहर निकल गया। रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में डिविडेंड के नाम पर काफी बड़ी राशि वसूल कर रही है, जिसके कारण रिजर्व बैंक की आर्थिक संकट भी सामने दिख रहा है। रही सही कसर सरकारी बैंक पूरी कर रहे हैं। बैंकों द्वारा जो फाइनेंस किया गया है, उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में खातेदारों से तरह तरह की शुल्क लगाकर अनाप शनाप वसूली की जा रही है। एनपीए खाते की रकम का संयोजन कर बैंकों का मुनाफा बैलेंस शीट में लाभ से एडजस्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में शेयर बाजार की बैंकों द्वारा भारी निवेश किया गया है। जब तक शेयर बाजार में तेजी बनी हुई थी, तब तक बैंकों की बैलेंस शीट मुनाफा उगल रही थी। अब बैंकों की बैलेंस शीट घाटे की ओर आगे बढ़ रही है। जीवन बीमा निगम जैसी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं। म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भी शेयर बाजार की गिरावट के कारण आर्थिक हालात खराब होती चली जा रही है। भारत के करोड़ों परिवार कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। ब्लूमबर्ग की जैसी रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार 66% कर्जदारों को ईएमआई चुकाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 45 अरब डॉलर का कर्ज फंसा हुआ है। 91 से 180 दिनों के भीतर लोन की किस्त जमा नहीं करने होने के बैंक यह राशि एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए 3.3% की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में यह आंकड़ा मात्र 0.8% था। भारत में लोन चुकाने के लिए अब लोग लोन ले रहे हैं। आर्थिक संकटों के कारण लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकालना पड़ रहा है। बैंकों में लोन डिफॉल्टर की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस के तहत बड़ी मात्रा में पर्सनल ऋण दिया गया है। इस ऋण की भी वसूली नहीं हो पा रही है। 10 में से 9 लोगों के पास औपचारिक और स्थायी नौकरी नहीं, जिनके कारण वह लोग अपनी किस्त ही नहीं चुका पा रहे हैं। समूह लोन जो दिया गया था, वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस के लोन की किस्त भी लोग नहीं चुका पा रहे हैं। लोगों के पास पर्याप्त आय नहीं है, उनकी मासिक खर्च लायक आमदनी नहीं। माइक्रो फाइनेंस में रिजर्व बैंक ने न्यूनतम आय 3 लाख वार्षिक मानी है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार पूर्ण भुगतान के लिए 50% से ज्यादा वसूली नहीं कर सकती है। माइक्रो फाइनेंस में परिवार के कई सदस्यों ने अलग अलग लोन लिया हुआ है। संयुक्त परिवार की मासिक आय 20 से 25 हजार के बीच आती है। माइक्रो फाइनेंस की किस्त की प्रति परिवार को 15 से 20 हजार चुकाना पड़ रहा है, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस में डिफॉल्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मनमाना ब्याज वसूल कर रही हैं, जिनके कारण विवाद और आत्महत्या जैसी घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस शहरी क्षेत्र में ज्यादा बांटा गया है। आय की तुलना में कई गुना ज्यादा कर्ज होने से वित्तीय संस्थानों और बैंकों की हालत वसूली नहीं होनी बड़ी खराब हो गई है। लोगों ने दिखावे के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिए हैं, अब वह कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं। बाजार में पैसा नहीं होने के कारण उत्पाद की बिक्री तेजी के साथ घटती चली जा रही है, जिसके कारण उद्योग और व्यापार भी संकट में आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बार शुरू किया है, उसने दुनिया के सभी देशों में आर्थिक मंदी का बिगुल बजा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। पिछले 20 वर्षों में आम आदमी, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्षों में अपने कर्ज के कई गुना बढ़ा लिए हैं। पिछले 8 वर्षों में जीएसटी के माध्यम से आम नागरिक की बड़ी मात्रा में टैक्स वसूल किया जा रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय संस्थान द्वारा भी शुल्क को टैक्स के रूप में आम आदमी को भी कई गुना राशि वसूल की जा रही है। राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा भी शुल्क और टैक्स के रूप में आम आदमियों से कई गुना राशि वसूल की जा रही है। अब लोगों की कमाई नहीं है,
शुल्क और टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं, बैंकों की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके कारण भारत आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा और सबसे पहला शिकार बनने जा रहा है। 2008 की अमेरिकी आर्थिक मंदी का भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 2025 में भारत के आम परिवार को बचत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अधिकांश लोग कर्ज लेकर अपने शौक पूरे कर रहे थे। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वर्तमान स्थिति में आर्थिक नीतियों को आर्थिक विशेषज्ञों की मदद से वास्तविक स्थितियों का सामना करे। महंगाई और बेरोजगारी इस दौर में सरकार की जिम्मेदारी है। वह टैक्सों का बोझ आम जनता के ऊपर कम करे। सरकार का पैसा इस तरह से खर्च हो जो पूंजीपतियों के हाथ में न जाकर आम लोगों तक पहुंचे, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन बढ़े, आर्थिक स्थितियों में सुधार हो। समय रहते यदि सरकार समुचित निर्णय नहीं लिए तो आर्थिक स्थिति के साथ साथ देश के कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसके आर्थिक मंदी को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही तय होना चाहिए कि सरकार, संस्था और अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाने की जरूरत है। सपनों को भूलकर सरकार के धरातल पर आना होगा, अन्यथा परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।